चलो जी, so see day before yesterday we have seen the orientation program of specific relief act, right? Yesterday we have seen the orientation program of the sale of goods act, and today we are going to see the orientation class of negotiable instruments act. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा। सी, पहले मैं इन दोनों टॉपिक्स पे थोड़ा सा वापस आऊंगा। अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं, तो हमने क्या देखा कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, या फिर किसी भी तरह की कोई सिविल ऑब्लिगेशन है, तो उस केस में हमें क्या मिला? हमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने एडिशनल रेमेडीज प्रोवाइड की कि नहीं की? रिमेंबर ना कि हमें एडिशनल रेमेडीज प्रोवाइड की गई, सबको याद है नहीं यहां तक, राइट? बट ये हमें कब पता लगा? जब हम यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट में थे, हमने एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब अगर जब वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो हमें डैमेजेस नहीं चाहिए, हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, इसी कारण हमें एसआरए मिला। अगर हम बात करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट की, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी किसके ऊपर बेस्ड है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस है कि एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, और एक कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड है? मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी? टेल मी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड होता है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी, यस, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो हमारा ये एक्ट था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन व्हाट? ऑल्सो बेस्ड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा क्या होता है? एक सिविल लॉ होता है। इट इज ऑल्सो अ सिविल लॉ, जहां पे कोई भी पनिशमेंट नहीं होती है, राइट? सी, अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करें, तो वो भी एक सिविल लॉ है, जहां पे एक इंसान ने दूसरे इंसान को कोई कंसीडरेशन दी है और दूसरा इंसान उसको पैसे देगा। उसी तरह से सेल ऑफ द गुड्स एक्ट में भी हमने देखा कि एक इंसान दूसरे इंसान को मूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है और दूसरा इंसान उसको पैसे दे रहा है, राइट? और ये सब कुछ हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यहाँ पे जो जनरल क्लासेस हैं उसके अकॉर्डिंगली लगता है, दोनों के दोनों सिविल एक्ट्स हैं। उसी तरह पे अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, अगर ए और बी का एक कॉन्ट्रैक्ट है, कि बी ने उसको कोई गुड्स देने हैं और ए ने उसको पैसे देने हैं, यही कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट? यही आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट इस केस में क्या हो रहा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की हमें जरूरत कब पड़ेगी? जब यहां पे ये जो गुड्स उसने बेचे हैं वो क्रेडिट पे बेचे हैं, वो उधारी पे यहां पे हमने ये गुड्स बेचे हैं, क्रेडिट सेल हुई है। यानी कि अगर मैंने आपको कोई भी गुड बेच दिया
और आपने मुझे बोला कि सर पेमेंट मैं बाद में करूंगा, पेमेंट मैं बाद में करूंगा, अभी आप ये मुझे गुड्स दे दीजिए, तो वो आपने किस पे ले लिए? आपने उधारी कर ली कि नहीं कर ली? आपने उधारी करी या नहीं करी? टेल मी। आप सब लोगों ने उधारी कर ली, इसीलिए मैंने आपको ये गुड्स दे दिए। बट बट अब जब भी हम यहां पे किसी के साथ उधार करते हैं, जब भी क्रेडिट सेल्स होती है, तो क्रेडिट सेल्स बेसिकली किसके ऊपर होती है? एक ट्रस्ट के ऊपर, कि आप ऑलरेडी दूसरी पार्टी को जानते हो। एक ट्रस्ट के बेस पे आप करते हो ना क्रेडिट, कि आप ऑलरेडी दूसरी पार्टी को जानते हो कि पैसे तो आ ही जाएंगे, राइट? राइट। बट विद टाइम हमने क्या देखा? विद टाइम हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या देखा कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और वो चाहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट अभी के अभी पूरा हो जाए, और अभी पूरा अगर होगा तभी इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा होगा, बट वो इंसान उसको पैसा नहीं दे सकता, और वो चाहता है कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट आप फुलफिल कर दीजिए, मैं पैसे आपको बाद में दे दूंगा। उसी पर्पस के लिए 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए कि जब भी क्रेडिट सेल्स होगी, जब भी क्रेडिट सेल्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दीजिए, बट जो इंसान यहां पे जिस इंसान को पैसा देना है, उसको एज अ पर्पस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के पर्पस के लिए उसको एक इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए, एक इंस्ट्रूमेंट दे दीजिए, जिस इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पे वो आपसे बाद में पैसा ले सकता होगा। एक इंस्ट्रूमेंट आप उसको दे दीजिए जिस इंस्ट्रूमेंट के बिहाफ पे वो बाद में आपसे पैसा ले सकता है। अब ये इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लोग मुझे बताओ, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि अगर आपने वो दूसरी पार्टी को दे दिया तो उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी कि आप उसको बाद में पैसा दे दोगे? बताइए, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है आपकी नॉलेज में? वेरी गुड, अवनीत कौर, नोमन खान, यस, एनीवन एल्स? यस आकांक्षा, वेरी गुड। गोल्ड इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट, सुमित पंगाल, गोल्ड कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। गोल्ड को आप सिक्योरिटी के लिए देते हो, नो डाउट, बट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो गोल्ड कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मोबाइल फोन भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, वेरी गुड मनी, वेरी गुड, तो यहां पे सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है। 3 इंस्ट्रूमेंट्स की बात की गई है। प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, bills of exchange, and third is checks. Third is check, promissory note, bills of exchange और checks। अब ये जो टर्म्स हैं, promissory note, bills of exchange, आप लोगों में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये 2 वर्ड्स कभी सुने भी नहीं होंगे, promissory notes और bills of exchange। चेक के बारे में तो सबने सुना ही होगा कि बैंक में जाकर चेक लगा दो। चेक तो ऐसा एक वर्ड है जिसके रिगार्डिंग आप सबने कभी ना कभी सुना होगा, कभी ना कभी। क्या चेक तो एक नॉर्मल वर्ड है, सब जानते ही हो, बट प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये टर्म्स है हमारी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की, अकाउंट्स के सब्जेक्ट्स की। जिन लोगों ने +1 +2 में या उसके बाद में ग्रेजुएशन में बीकॉम वगैरह किया है, वो लोग ऑलरेडी प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को जानते हैं। बट एक सिंपल सी बात बता दूं, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। प्रॉमिसरी नोट हो चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, पहली बात तो ये सुनो, ये जो पूरा एक्ट है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, वेरी इजी सब्जेक्ट। बट इस सब्जेक्ट को ना बहुत बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है। क्यों लगता है? बिकॉज इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं ना, वो वर्ड्स हमारे डेली लाइफ में यूज नहीं होते, वो वर्ड्स हमारी डेली लाइफ में यूज नहीं होते। तो जब भी हम ये एक्ट पढ़ते हैं, हमें वो बहुत डिफिकल्ट लगने लग जाता है।
बट ये एक्ट बहुत ही इजी है। लेटर ऑन जब हम इसको एक्ट को पूरा पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझाऊंगा, तो टेंशन इस सब्जेक्ट में कभी नहीं लेनी। अभी आपको जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो। 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा अपने चेक्स। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब हुआ? ये सर इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये तीनों वो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये तीनों के तीनों वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप क्रेडिट सेल्स के टाइम पे यूज कर सकते हो। किसके बदले? आपने क्या देना था? आपने पैसे देने थे। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ गुड्स दिए, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ गुड्स दिए। उसने बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप क्रेडिट पे सेल कर दीजिए, मुझे उधार दे दीजिए। उधार दे दिया। उधार जब दिया तो आपने दूसरी पार्टी को एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? या प्रॉमिसरी नोट, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या फिर चेक्स, जिसके कारण दूसरी पार्टी को एक सिक्योरिटी मिल गई कि आप पेमेंट करोगे। ट्रस्ट के साथ साथ एक सिक्योरिटी भी मिल गई कि ये पेमेंट मुझे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मिल जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है, ये यहां पे किस पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं? पर्पस क्या है? इट इज एक्टिंग एज अ मनी। पैसे की तरह काम कर रहा है, नहीं कर रहा? ये हमें यहां पे पैसे की तरह ये अपनी को हेल्पफुल दे रहा है कि नहीं कर रहा? अगर ए ने बी को कुछ गुड्स दिए और बी ने उसको पैसे की जगह कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो वो पैसे का काम कर रहा है ना, वो पैसे का काम कर रहा है। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अब आप सबको पता लग गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए आए कि अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं और अगर हमें उधार पे कोई चीज खरीदनी है, और वो खरीदने के लिए जब हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम इन इंस्ट्रूमेंट्स में से कोई एक इंस्ट्रूमेंट उसको दे सकते हैं। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के साथ, ये तीनों इंस्ट्रूमेंट को एक लीगल वैलिडिटी मिली हुई है, एक लीगल वैलिडिटी मिली हुई है कि ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये मार्केट में पैसे की तरह घूम सकते हैं। क्लियर हुई बात? ये मार्केट में पैसे की तरह घूम सकते हैं। बात क्लियर हुई? टेल मी। तो जो बेसिक पर्पस है, बेसिक पर्पस क्या था इसका? जो बेसिक पर्पस था वो क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल हो पाए, कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल हो पाए, कि जल्दी से जल्दी अगर किसी के पास पैसा भी नहीं है तब भी यहां पे कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो पाए। आप यहां पे क्रेडिट सेल कर दीजिए दूसरे बंदे को इंस्ट्रूमेंट देके। सेकेंड इज कमर्शियल ट्रांजैक्शन को इजी करने के लिए, टू ईज द कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, इनको इजी करने के लिए भी इसको लाया गया। राइट? नोमन खान, आपको आंसर बाद में मिलेगा जो आपने क्वेश्चन मिला कि इज इट बाउंड टू एक्सेप्ट दिस इंस्ट्रूमेंट्स? नो, बाउंड नहीं हो आप लोग, बट वो जब डिटेल में जाओगे तब उसके रिगार्डिंग बहुत कुछ पता लगेगा। ऑलराइट, तो बेसिक पर्पस हमारा क्या हुआ? बेसिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रेफर्स टू सिक्योरिटी एज अ लीगल वैलिडिटी। वेरी गुड, यस मोंटू शर्मा, वेरी गुड। राइट, तो ये बेसिक पर्पस समझ आया हमें। अब मैं आपसे बात करूंगा एक ही कंसेप्ट की इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इन तीनों को समझा के कि प्रॉमिसरी नोट्स किस तरह के होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस तरह के होते हैं और चेक्स किस तरह के होते हैं। राइट? चलो जी,
हम बात करते हैं प्रॉमिसरी नोट्स की। सेक्शन नंबर 4 में आपको प्रॉमिसरी नोट्स के रिगार्डिंग समझाया गया हुआ है। ये प्रॉमिसरी नोट कौन बनाता है? मुझे ये बताइए कि हमारे पास जो पैसे हैं अपने घर पे, आपके पास जो 500 1000 के नोट हैं, ओहो 1000 के नोट तो अब किसी के पास होंगे ही नहीं। 1000 के नोट तो अब किसी के पास होंगे ही नहीं, है ना? क्या अभी भी रखे हुए हैं कुछ यादें पुरानी कि 1000 का नोट भी है सर हमारे पास? अच्छा टेल मी, डीमोनेटाइजेशन कब हुई थी? डीमोनेटाइजेशन कब हुई थी बताइए मुझे। 500 और 1000 के नोटों को बंद कब किया गया था? एनीवन टेल मी। 2016 तो सबको पता है, डेट भी बताओ मुझे। वेरी गुड, मुस्कान कोटवाल, 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016, राइट। चलो अब मुझे ये बताओ कि आप सबकी पॉकेट में पैसे हैं, आप सबकी पॉकेट में कुछ ना कुछ है, पैसे हैं। किसी के पास 500 है, किसी के पास 100 का नोट है, किसी के पास 1000 का नोट है। ये पैसे आपने क्या घर में खुद बनाए? ये पैसे क्या आपने घर में खुद बनाए? कोई ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एक पेपर लिया और घर पे बैठ के एक मशीन लगाई और चलो भी नोटों की फैक्ट्री बना रहे हैं, चलो बढ़िया फर्जी मूवी की तरह आज मैं अमीर हो जाऊंगा, आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं अमीर हो जाऊं, एक फैक्ट्री लगाऊंगा, यहीं के यहीं सारे नोट बनाऊंगा, आज मैं अमीर। ऐसा तो नहीं कर सकते हमें। हमारे पास पैसा कहां से आता है? आरबीआई से। कहां से आता है? आरबीआई से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें पैसा देता है। मैं यहां पे आपसे बात करूंगा सी, ये है मेरे पास एक 100 रुपए का नोट, ये मेरे पास एक 100 रुपए का नोट। इस 100 रुपए के नोट के ऊपर क्या लिखा होता है? इस 100 रुपए के नोट के ऊपर क्या लिखा होता है? आरबीआई ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऊपर क्या लिखा है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, नीचे लिखा है गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कि ये जो नोट इशू किया है, ये जो नोट बनाया है, वो किसने बनाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है, ये मैंने नहीं बनाया। तो मुझे ये पैसे कौन दे रहा है? मुझे ये पैसे कौन दे रहा है? आप लोग मुझे ये बताइए कि इस नोट के नीचे ये लिखा होता है आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ ₹100। आई प्रोमिस टू पे द बियरर सम ऑफ ₹100। ये लिखा होता है कि नहीं लिखा होता? कोई भी नोट ले लीजिए आप, सब में लिखा होता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 100 रुपए दूंगा। ये आई कौन है? ये आई कौन है? हु इज दिस आई? आरबीआई। ये आरबीआई आपको यहां पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको ये प्रॉमिस कर रहा है कि आपके पास अगर ये 100 रुपए का नोट है तो मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि 100 रुपए की वैल्यू मैं आपको दूंगा। कौन कर रहे हैं? आरबीआई हमें यहां पे प्रॉमिस कर रहा है, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹100, टू पे द बियरर ₹100। क्लियर हुई बात? यहां पे बात क्लियर हुई यहां तक कि ये आई कौन है? अगर उसी केस में एक प्रॉमिसरी नोट मैं बना दूं, एक प्रॉमिसरी नोट मैं बना दूं और उस पे लिख दूं आई प्रॉमिस टू पे यू 100, टू पे यू ₹100। अब ये आई कौन होगा? क्या ये आरबीआई है क्या? आरबीआई को पता है क्या कि इस तरह का प्रॉमिसरी नोट मार्केट में आ चुके? नहीं पता। आरबीआई को तो नहीं पता ना। तो आपके पास क्या ये अथॉरिटी होगी कि आप इस तरह से पैसे बना लीजिए?
आपके पास तो ये अथॉरिटी नहीं है ना कि आप इस तरह से पैसे बना लीजिए। यानी कि हम सबके घर में जो पैसे हैं, ये जो मैं टॉपिक है थोड़ा धीरे समझा रहा हूं, और धीरे इसीलिए समझा रहा हूं क्योंकि टेक्निकल कंसेप्ट्स हैं इसमें, दिमाग खोल देंगे। ऑलराइट, अभी तक सबको समझ आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? राइट, चलो। हम घर पे खुद चल के हम घर पे खुद चल के पैसे नहीं बना सकते, इसीलिए यहां पे जो नोट पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे यू, ये आई का मतलब होता है आरबीआई। ये जो हमारे पास करेंसी नोट्स हैं, जो हमारे पास ये करेंसी नोट्स हैं, उस नोट्स पे हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे साथ प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा, कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा। क्लियर हो गई यहां तक बात? बट उसी के साथ साथ हमें यह भी पता लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बनाया, जहां पे वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपको क्रेडिट सेल्स पे कुछ लेना है, तो आप प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक्स के थ्रू भी उसको ले सकते हो। आप प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स के थ्रू भी उसको ले सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम सबको पता है कि चेक तो भाई साहब बैंक इशू करता है, चेक तो यहां पे बैंक इशू करता है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा आपको एक चेक बुक दे देगा, और अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आप चेक के साथ उसको पेमेंट कर सकते हो। राइट, चेक का तो सबको पता है ना। चेक को इशू करने वाला कौन है, चेक को बनाने वाला कौन है? बैंक है। इसीलिए आपके पास वो चेक आया। क्लियर हुई यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर हुई होगा, वेरी गुड। बट ये जो प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये जो प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये आरबीआई भी नहीं देता हमें, ये कोई बैंक भी नहीं देता हमें। इसको इशू कौन करता है? प्रॉमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इशू करने वाला कौन होता है? आप खुद, पार्टीज यहां पे खुद चल के प्रॉमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इशू कर सकती हैं। कौन कर सकते हैं? हम घर पे बैठ के मैं एक पेपर लेके एक प्रॉमिसरी नोट बना सकता हूं, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना सकता हूं, जो कि मार्केट में पैसे की तरह काम करेगा, मार्केट में पैसे की तरह काम करेगा। बट सर एक चीज बताइए, अभी तो आप बोल रहे थे कि जो पैसा होता है वो आरबीआई देता है हमें, और घर बैठ के हम पैसे नहीं बना सकते। तो ऐसे तो हर बंदा घर बैठ के प्रॉमिसरी नोट बनाएगा और मार्केट में चलो भाई मैं तो अमीर हो गया। तो सर ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो ये पॉसिबल होना भी नहीं चाहिए, ये पॉसिबल होना भी नहीं चाहिए। इसको जो यहां पे लीगल वैलिडिटी मिलेगी, अगर मैंने घर बैठ के एक प्रॉमिसरी नोट बनाया, किसको दूंगा पैसे मैं बताइए? प्रॉमिसरी नोट का सबसे पहले कौन लिखेगा, उसको पैसे दूंगा भी मैं। प्रॉमिसरी नोट लिखो, उपासना कौशिक। आई प्रॉमिस टू पे उपासना ₹1000, ₹1000। अब जब मैंने घर बैठ के ये प्रॉमिसरी नोट बनाया, इसको लीगल वैलिडिटी कहां से मिलेगी? मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में यह पता लग गया कि भाई साहब मैं प्रॉमिसरी नोट बना सकता हूं, मैं प्रॉमिसरी नोट बना सकता हूं। बट गवर्नमेंट को कैसे पता लगेगा कि मार्केट में एक ऐसा प्रॉमिसरी नोट घूम रहा है जो कि यहां पे पैसे का काम कर रहा है? जब भी कोई इंसान चाहे प्रॉमिसरी नोट बनाएगा तो चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, आपको इसके ऊपर एक स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी, आपको इसके ऊपर एक स्टैंप ड्यूटी पे करनी होगी।
और ये स्टैंप ड्यूटी किसको पे करते हो आप? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को आप ये स्टैंप ड्यूटी पे करते हो, और जैसे यहां पे ये स्टैंप लग गई कि इस पर्टिकुलर प्रोमिसरी नोट को प्रोमिसरी नोट पे स्टैंप ड्यूटी पे हो चुकी है, तो गवर्नमेंट को पता लग गया कि इतने रुपए का एक प्रोमिसरी नोट मार्केट में घूम रहा है। क्लियर हुई बात? इसको लीगल वैलिडिटी देने के लिए आप क्या करोगे? एक स्टैंप ड्यूटी पे करोगे। यहां तक बात क्लियर हुई? वेरी गुड इप्सिता। एवरीवन गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? चलो जी, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि प्रोमिसरी नोट किस तरह का होता है। प्रोमिसरी नोट किस तरह का होता है? प्रोमिसरी नोट में पार्टीज कौन कौन होती हैं? प्रोमिसरी नोट्स इस तरह का होता है आपका ये प्रोमिसरी नोट। आई प्रोमिस टू पे मिस्टर वाई ₹1000, ₹1000, और नीचे मैंने अपने साइन कर दिए देव। नीचे मैंने अपने साइन कर दिए देव। और यहां पे क्या पे होगा बताइए मुझे? प्रोमिसरी नोट पे यहां पे क्या पे हो जाएगा? क्या आएगा यहां पे? स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी। अब बोर्ड पे जो कुछ भी लिख रहा हूं सबको रेड पेन में दिख रहा है या नहीं दिख रहा? रेड पेन सही लग रहा है कि नहीं लग रहा? व्हाइट यूज करें या रेड करें? व्हाइट यूज करें फिर? चलो कोई बात, ऑलराइट, व्हाइट यूज करते हैं। सी, दिस इज प्रोमिसरी नोट। ये आपका एक प्रोमिसरी नोट है जहां पे हमने लिख दिया आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूं टू पे ₹1000 टू मिस्टर वाई, टू मिस्टर वाई, और नीचे मैंने अपने साइन कर दिए DEV देव, और यहां पे मैंने एक स्टैंप ड्यूटी भी पे कर दी जिसके साथ मैंने इस डॉक्यूमेंट को लीगल वैलिडिटी दे दी, और गवर्नमेंट को यह पता लग चुका कि ₹1000 का प्रोमिसरी नोट मार्केट में घूम रहा है पैसे की तरह। क्लियर हुई बात? यहां तक बात क्लियर हुई? अब मुझे बताइए कि यहां पे पार्टीज कितनी है? प्रोमिसरी नोट्स के केस में पार्टीज कितनी है? दो पार्टीज हैं। दो पार्टीज हैं। एक पार्टी तो वो जो ये प्रोमिसरी नोट बना रही है, एक पार्टी तो वो जो ये प्रोमिसरी नोट बना रही है, और दूसरी पार्टी कौन होगी? जिसको हमने ये पैसे देने हैं, जिसको हमने ये पैसे देने हैं। तो दो पार्टीज यहां पे होंगी। फर्स्ट इज मेकर ऑफ द डॉक्यूमेंट, मेकर ऑफ द प्रोमिसरी नोट, एंड द सेकेंड इज जिसको हमने पैसे देने हैं उसको हम बोलते हैं पेई, पेई ऑफ द प्रोमिसरी नोट, पेई ऑफ द प्रोमिसरी नोट, जिसको हमने पैसे देने हैं। क्लियर हुई यहां तक बात? एक इंसान तो मेकर और एक इंसान यहां पर हो जाएगा पेई। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, इस पर्टिकुलर प्रोमिसरी नोट में मेकर कौन है? इस पर्टिकुलर प्रोमिसरी नोट में मेकर कौन है? टेल मी। वेरी गुड, देव। जिसने ये प्रॉमिस किया है, जो इंसान प्रॉमिस करता है वो मेकर होता है, वो मेकर होता है। और पेई कौन है? इस पर्टिकुलर केस में पेई कौन है? मिस्टर वाई, मिस्टर वाई। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? यहां तक बात क्लियर हुई? पेई कौन है? वाई। आरबीआई उर्बीआई कहीं नहीं है मोनिका बनर्जी। आरबीआई का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मैंने घर बैठ के एक प्रोमिसरी नोट बनाया, स्टैंप ड्यूटी पे की और वाई को दे दिया। मैंने ये डॉक्यूमेंट वाई को क्यों दिया?
क्योंकि वाई ने मुझे कुछ गुड्स दिए थे, क्रेडिट सेल्स हुई थी और मैंने उसको ये प्रॉमिसरी नोट दे दिया कि ये आप पकड़िए, मैं 2 महीने बाद आपको पैसे दे दूंगा। क्लियर हुई बात? चलो जी, अब हम बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। पे टू मिस्टर वाई ₹1000, पे टू मिस्टर वाई ₹1000। किसी एक का नाम बताओ यहां पे। चलो मैं लेता हूं खुद चल के, जिसका अभी तक नाम नहीं है, अमित यादव। अमित यादव, चलो जी। वेरी गुड ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, व्हाट इज योर रियल नेम? व्हाट इज योर रियल नेम? और इज इट योर रियल नेम बट आप बीइंग ऐश्वर्या वर्धन, आप लड़के भी हो? ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐश्वर्या वर्धन ओनली, वेरी गुड, कमाल है। घर वालों को ऐश्वर्या राय इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने अपने लड़के का नाम ऐश्वर्या रख दिया। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। चलो जी, सी, पहली बात तो मुझे ये बताइए कि प्रॉमिसरी नोट भी आपने देख लिया, ये आपका प्रॉमिसरी नोट था, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आपने देख लिया। पहले तो मुझे ये बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस आपको वर्डिंग में क्या दिख रहा है? वर्डिंग में क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों की वर्डिंग में क्या डिफरेंस दिख रहा है? प्रॉमिसरी नोट के केस में यहां पे जो मेकर था, यहां पे जो मेकर था, उसने खुद चल के एक प्रॉमिस किया था कि नहीं किया था, कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको ₹1000 दूंगा। उस बंदे ने एक प्रॉमिस किया था ना। बट अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें, यहां पे क्या लिखा है? पे टू मिस्टर वाई, पे टू मिस्टर वाई। क्या यहां पे ये प्रॉमिस है? क्या यहां पे ये प्रॉमिस है? इन दिस केस यहां पे एक ऑर्डर नहीं कर रहा ये बंदा, एक ऑर्डर नहीं कर रहा कि भाई साहब ₹1000 वाई को जाके दे के आओ। ये एक ऑर्डर है ना। प्रॉमिसरी नोट के केस में आप खुद चल के प्रॉमिस कर रहे हो कि इतने पैसे मैं आपको दूंगा। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में एक ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर होता है। अब ये कैसे होता है? अब हम मान लेते हैं कि ए और बी में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और यहां पे ए ने बी को कुछ गुड्स दिए और बी ने यहां पे पैसे देने थे, बी ने यहां पे पैसे देने थे। बट बी के पास पैसे नहीं थे, तो एक क्रेडिट सेल्स हो गई, तो ये क्रेडिट सेल्स हो गई। चलो जी, अब मुझे ये बताओ, इस केस में बी ने यहां पे पैसे देने हैं थ्रू प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट कौन बनाएगा? आप लोग मुझे बताओगे, ए बनाएगा या बी बनाएगा? प्रॉमिसरी नोट कौन बनाएगा? प्रॉमिसरी नोट का मेकर कौन होगा? वेरी गुड एवरीवन, जिस बंदे ने पैसे देने हैं वो बंदा प्रॉमिस करेगा कि मैंने आपको पैसे देने हैं। वेरी गुड। ये पैसे कैसे दे सकता है? एक तो प्रॉमिसरी नोट के थ्रू, जहां पे ये लिखेगा आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर ए ₹1000, मिस्टर ए ₹1000, और यहां पे ये अपने साइन कर देगा
कि मैंने ये प्रॉमिस किया है। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में हमने क्या देखा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने देखा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑर्डर करती है। अब यहां पे ऑर्डर कौन करेगा? ऑर्डर कौन करेगा? जिसने पैसे लेने हैं वो ऑर्डर करेगा और जिसको देने हैं उसको ऑर्डर करेगा, राइट? उसको ऑर्डर करेगा। तो इस केस में यहां पे ये बोल रहा है पे टू मिस्टर सी। क्या चल रहा है? पे टू मिस्टर सी ₹1000, ₹1000। और यहां पे ये ऑर्डर किसने किया था? ए ने किया था। और यहां पे ये साइन आ जाएंगे बी के, यहां पे साइन आ जाएंगे बी के। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज कितनी है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 पार्टीज हैं। 3 पार्टीज हैं कि नहीं है? 3 पार्टीज हैं। एक पार्टी कौन हो गई? एक पार्टी कौन हो गई? जिसने आपको ऑर्डर किया, जिसने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, उसको हम बोलते हैं ड्रॉयर। कि इस बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करने वाला कौन है? इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करने वाला कौन है? एक तो इंसान वो, और इस केस में ड्रॉ करने वाला कौन था? चलो बाद में देखते हैं। दूसरा इंसान जिसको ऑर्डर किया गया, ड्रॉई, जिसके ऊपर ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया कि आपको ये पेमेंट करनी है, आपको ये पेमेंट करनी है, ड्रॉई। और तीसरा इंसान जिसको पेमेंट मिलेगी, जिसको पेमेंट मिलेगी। अब इस केस में मुझे ये बताओ ड्रॉयर कौन है? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसने बनाया है? जो आपको ऑर्डर कर रहे हैं मिस्टर ए, वेरी गुड एवरीवन, जो आपको ऑर्डर कर रहे हैं। ड्रॉई, ड्रॉई कौन है? जिस बंदे ने पैसे देने हैं, जिसके ऊपर ये बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया है कि आपको ये पैसे देने हैं, बी, कि आपको ये पैसे देने हैं। और इस केस में पेई कौन है? और इस केस में पेई कौन है? सी। इस केस में पेई कौन है? सी। तो क्या हम यहां पे ये नहीं बोल सकते, क्या हम यहां पे क्लियरली इसको ये नहीं बोल सकते दैट ए ऑर्डर्ड बी टू मेक पेमेंट, टू मेक पेमेंट टू सी? इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ए ऑर्डर्ड बी टू मेक पेमेंट टू सी। सही लिखा है या नहीं लिखा? सही लिखा है या नहीं लिखा? सही लिखा है। बट आप लोगों ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था, आप लोगों ने खुद चल के आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि सर ये सी कौन है? ये सी कौन है? सी कहां से आया? सी कहां से आया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 पार्टीज हो सकती हैं। कैसे? अब फिर से सुनो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में ए ने यहां पे बी को कुछ गुड्स दिए, बिल्कुल जी बिल्कुल, एग्जांपल के साथ ही करेंगे श्वेता। ए ने यहां पे बी को कुछ गुड्स दिए और बी ने इसको पैसे देने थे, बी ने इसको पैसे देने थे। अब हुआ ये, ए ने भी सी को पैसे देने थे, ए ने भी मिस्टर सी को पैसे देने थे।
कोई पुरानी ट्रांजैक्शन या व्हाटएवर, किसी भी तरह से ए ने यहां पे सी को पैसे देने थे, तो यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब उसने बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज जब ए ने बनाया, तो ए ने डायरेक्टली बी को ऑर्डर कर दिया कि ये पेमेंट ना तू डायरेक्टली सी को ही कर दियो, ये पेमेंट तू डायरेक्टली सी को ही कर दियो। उस केस में 3 पार्टीज हो सकती हैं। बेसिकली यहां पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई थर्ड पार्टी अगर नहीं भी है तो भी कोई जरूरत नहीं। अगर यहां पे लिख दे पे टू मी, मुझे इतने पैसे पे करो, पे टू मी ₹1000, और यहां पे लिख दे अपना नाम और यहां पे लिख दे बी का नाम, तो इस केस में 2 पार्टीज हैं, इस केस में 2 पार्टीज हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में भी स्टैंप होती है, स्टैंप ड्यूटी तो होती है ना, पहले बताया तो है कि दोनों डॉक्यूमेंट्स को वैलिड करने के लिए आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ओके, इस केस में 2 पार्टीज हैं। ड्रॉयर कौन है, बताओ मुझे, ड्रॉयर कौन है, ड्रॉई कौन है और पेई कौन है? इस केस में ड्रॉयर कौन है? ड्रॉयर इज मिस्टर ए, वेरी गुड, क्योंकि मिस्टर ए ने ये ऑर्डर किया कि मुझे ये पैसे करो। और ड्रॉई कौन है? नॉमन खान, वेरी गुड। ड्रॉई कौन है? बी, जिसने पेमेंट करनी है, जिसके ऊपर ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है। और पेई कौन है? इस केस में पेई भी खुद ए ही है, इस केस में पेई भी खुद ए ही है। क्लियर हुई बात? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में 2 पार्टीज भी हो सकती हैं, 2 पार्टीज भी हो सकती हैं और 3 पार्टीज भी हो सकती हैं। 3 पार्टीज कैसे होंगी? जब यहां पे ए ने मिस्टर सी को भी पैसे देने थे, तो उसने क्या किया, उसने क्या किया कि भाई साहब मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूं कि ये पेमेंट आपने डायरेक्टली सी को ही कर देना, आप डायरेक्टली सी को ये पेमेंट कर देना, यानी कि जो मैंने सी को पैसे देने थे वो भी कंप्लीट और जो आपने मुझे पैसे देने थे वो भी खत्म। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई यहां तक बात? नहीं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। एक बारी फिर से रिपीट करूंगा, आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, एक बारी फिर से रिपीट करूंगा। चलो जी, प्रॉमिसरी नोट के केस में क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट के केस में होता है जिस बंदे ने पैसे देने हैं वो खुद चल के आपको प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इतनी पेमेंट करूंगा, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर वाई ₹1000, ₹1000, मैं खुद चल के आपको ये पेमेंट करूंगा और यहां पे अपने साइन भी कर देता है, यहां पे अपने साइन भी कर देता है, राइट? तो इस केस में पार्टीज कितनी होती हैं? 2 पार्टीज। प्रॉमिसरी नोट के केस में हमेशा 2 पार्टीज ही रहती हैं, 2 ही पार्टीज रहती हैं, एक तो मेकर और दूसरा कौन? पेई। मेकर कौन? जिसने प्रॉमिस किया कि मैंने आपको पैसे देने हैं, मैंने आपको पैसे देने हैं, और दूसरा कौन? जिसको पैसे देने हैं, यानी कि पेई, यानी कि पेई। अगर हम बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, आप दूसरे बंदे को ऑर्डर करते हो, आप दूसरे बंदे को ऑर्डर करते हो उस डॉक्यूमेंट पे लिख के कि आपने इतने पैसे मुझे देने हैं, पे पे टू मी ₹1000, पे टू मी ₹1000, और यहां पे उसने अपना नाम लिखा और यहां पे उसने पेई का ड्रॉई का नाम लिख दिया, जिसने पेमेंट करनी थी, जिसने पेमेंट करनी थी। पार्टीज कितनी हुई? पार्टीज कितनी हुई? यहां पे भी पार्टीज 2 ही हुई ना अभी। पार्टीज कितनी हुई? एक तो बंदा वो खुद कि मुझे इतनी पार्टीज करनी है, कि मुझे इतनी आपको पेमेंट करनी है, दूसरा जिसने पेमेंट करनी है, दूसरा जिसने पेमेंट करनी है, 2 पार्टीज। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 पार्टीज भी हो सकती हैं। जब आपने किसी और को पेमेंट करनी है तो आप उसको ये ऑर्डर कर सकते हो कि पे टू
मिस्टर जेड, आपने जेड को पेमेंट करनी थी, तो बंदा आपको पेमेंट नहीं कर रहा, वो डायरेक्टली जेड को ही पेमेंट कर देगा, तो उस केस में तीन पार्टीज भी हो सकती हैं। अब क्लियर हुई बात? अब क्लियर हुई बात? एनी डाउट? नंदिता, नंदिता का डाउट था सर स्टैम्प ड्यूटी किसको पे करते हैं? स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट को। वेरी गुड, सबको समझ आया जी, वेरी गुड। सर इन बिल ऑफ एक्सचेंज हु विल पे द स्टैम्प ड्यूटी? ड्रॉयर, स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा ड्रॉयर, जिसने पैसे लेने थे, जो आपको ऑर्डर कर रहा है वो ही पे करेगा। बाकी अभी इतनी डेप्थ में मत जाओ, पहले ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट्स हैं काफी टेक्निकल चीजें, अभी जो समझा रहा हूं उसको समझो कि ये होता क्या है। अभी आपको सिर्फ समझ आया ना कि ये होता क्या है, कि प्रोमिसरी नोट किस तरह का होता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस तरह का होता है, राइट? समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? अब ना मैं बात करूंगा चेक की। आपका चेक इस तरह से होता है नहीं होता? आपका चेक इस तरह से होता है नहीं होता? चेक में ये लिखा होता है ना कि इतनी पेमेंट इस बंदे को कर देना, इतनी पेमेंट इस बंदे को कर देना, और नीचे बैंक का नाम होता है, नीचे लिखा होता है बैंक का नाम, राइट? और दूसरी तरफ क्या लिखा होता है? जिस बंदे ने ये चेक दिया है, जिस बंदे ने यहां पे चेक दिया है उसका नाम, राइट? राइट? इस तरह से आपका चेक होता है कि नहीं होता? पहले सब लोग यहां पे एग्री करो, चेक का आपका इस तरह से होता है या नहीं होता? इसी तरह से होता है ना? अब मुझे ये बताओ कि चेक के केस में तीन पार्टीज हैं, चेक के केस में भी तीन पार्टीज हैं, राइट? तीन पार्टीज कौन कौन सी हैं? एक तो है ड्रॉयर, दूसरा है ड्रॉई, और तीसरा है पेई, तीसरा है पेई, राइट? ड्रॉयर कौन है? ड्रॉयर कौन है? जिसने ये चेक आपको दिया है, इस केस में कौन है? मिस्टर वाई, मिस्टर वाई। ड्रॉई कौन है? कि ये जो चेक आप बैंक में लेकर जाइए, बैंक आपको पैसा दे देगा। ऐसा ही होता है ना, अगर मैं आपको चेक दूंगा तो वो चेक आप बैंक में लेके जाओगे, बैंक से जाके आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा ही होता है या नहीं होता? ऐसा ही होता है। एवरीवन टेल मी। मैंने आपको चेक दिया, आप बैंक में चेक लेकर जाओगे और बैंक आपको पैसे दे देगा मेरे अकाउंट से निकाल के। तो ड्रॉई कौन है? बैंक। पैसे आपको कौन दे रहा है? बैंक। ये जो आपने चेक ड्रॉ किया है वो किसके ऊपर किया है? बैंक के ऊपर किया है। बैंक के ऊपर आपने चेक को ड्रॉ करके एक्स को दे दिया। पेई कौन है? एक्स। कि भाई साहब मिस्टर एक्स, ये आप बैंक में लेके जाइए, बैंक आपको मेरे खाते से पैसे निकाल के दे देगा। ऐसा ही होता है या नहीं होता? क्लियर हुई यहां तक बात? क्लियर हुई बात? अगर मैं बात करूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी तो यही लिखा होता है, पे टू मिस्टर एक्स ₹1000। यहां पे वो अपने साइन कर देता है और यहां पे वो लिख देता है जेड का नाम। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में भी तो तीन पार्टीज हैं, तीन पार्टीज हो सकती हैं। एक तो हो गया ड्रॉयर। ड्रॉयर कौन है? ड्रॉयर कौन है? मिस्टर वाई, मिस्टर वाई। उसके बाद हमने देखा ड्रॉई कौन है? मिस्टर जेड। और फिर हमने देखा कि पेई कौन है? मिस्टर एक्स। ऐसा ही है? ऐसा ही है या नहीं है? तो मुझे एक चीज बताइए, क्या चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है?
चेक भी तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज ही है ना। फिर चेक में भी तीन पार्टीज हैं, चेक्स में भी तीन पार्टीज हैं। आप क्या बोलते हो चेक्स के केस में? सिंपल सी लैंग्वेज में सुनो, चेक के केस में आप क्या बोलते हो? चेक के केस में आप किसी को चेक देते हो कि भाई साहब ये चेक पकड़िए, आप बैंक में जाइए, बैंक आपको मेरी तरफ से पैसे दे देगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप क्या बोल रहे हो? आप ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज लीजिए और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले आपको दूसरी पार्टी इतना पैसा दे देगी। ऐसा ही होता है। ओनली डिफरेंस क्या है? ओनली डिफरेंस इज कि चेक्स के केस में पैसा हमेशा कौन देता है? चेक्स के केस में ड्रॉई हमेशा कौन होता है? हमेशा बैंक होता है। चेक्स के केस में ड्रॉई हमेशा बैंक ही होता है। क्लियर हुई बात? बट अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में जब भी हम यहां पे ड्रॉई की बात करते हैं, जब भी हम ड्रॉई की बात करते हैं तो ड्रॉई वो इंसान होगा जिसने आपको पैसा देना था, जिसने आपसे गुड्स लिए क्रेडिट सेल्स के ऊपर। इट कैन बी ड्रॉन बाय ऑन एनी इंडिविजुअल, बट इन द केस ऑफ द चेक्स it is always drawn on the bank. It is always drawn on the bank. क्लियर हुई यहां तक बात? यहां तक बात क्लियर हुई एवरीवन? एनी डाउट इन दिस? एनीवन? वेरी नाइस। काफी इंटेलिजेंट हो आप लोग, एक ही बारी में सब कुछ समझ जाते हो, एक ही बारी में सब कुछ समझ जाते हो, काफी इंटेलिजेंट हो फिर तो। ये सब्जेक्ट मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो उसमें मुझे काफी बारी समझाना पड़ता था बच्चों को। ऑल्सो सर चेक्स के केसेस में नो स्टैम्प ड्यूटी, यस यू आर राइट इन दैट, बट वो मैं अभी आप लोगों को यहाँ ओरिएंटेशन क्लास में नहीं बता रहा, बहुत बच्चों को डाउट हो जाएगा। राइट गुरुजी, बिल में दोनों पार्टियों को साइन करना जरूरी? बिल्कुल जी, बिल्कुल जरूरी। प्रॉमिसरी नोट्स के केस में नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में दोनों पार्टीज के साइन चाहिए। थैंक यू सो मच जिनातुन निसा। चलो जी, वेरी गुड। माय फादर आल्सो यूज्ड टू वॉच वीडियोस फॉर his case. Yeah, thank you so much Nandita, that is such a big compliment for me, and अपने फादर को भी मेरी तरफ से नमस्ते बोलना एंड थैंक यू बोलना, और मुझे टेलीग्राम पे भी आप कनेक्ट करना। ओके चलो जी, एक बारी फिर से किसका डाउट है? श्वेता शर्मा का। श्वेता जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉयर बता दो। बता देता हूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉयर, ड्रॉयर कौन होता है? सुनो, ड्रॉयर वो इंसान होता है जो उस इंस्ट्रूमेंट को बना रहा है। जैसे कि प्रॉमिसरी नोट्स के केस में बनाने वाले को हम क्या बोलते हैं? मेकर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम उसको बोलते हैं ड्रॉयर। प्रॉमिसरी नोट्स के केस में बनाने वाला कौन होता है? जिसने खुद पैसे देने होते हैं, क्योंकि वो आपको एक प्रॉमिस कर रहा है। मेकर कौन होता है? जिसने खुद पैसे देने होते हैं, यानी कि बायर ऑफ द गुड्स, जिसने गुड्स खरीदे हैं, वो आपको प्रॉमिस करेगा कि मैंने आपको पेमेंट करनी है। राइट, बट इन द केस ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या होता है? जो यहां पे सेलर होता है, जिसको आपने पैसे देने हैं, वो आपको खुद चल के ऑर्डर कर रहा है, तो वो कौन है? ड्रॉयर। वो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ कर रहा है आपके नाम के ऊपर, जिसके ऊपर आप साइन करोगे और उसको एक्सेप्ट करोगे कि हां मैंने ये पेमेंट आपको देनी है। क्रिस्टल क्लियर? क्लियर हुई बात? सर व्हेन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेड, घर पे बैठ के जब मर्जी बना लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट घर पे बैठ के जब मर्जी बना लो और उसको जाके स्टैम्प ड्यूटी उस पे पे करवा दो, वो लीगल हो जाएगा। ड्रॉयर इज द पर्सन हु गिव्स गुड्स ऑन क्रेडिट। यस जुनाउतन निसा, यस वेरी गुड। क्लियर हुई यहां तक बात? चलो जी, अब ना हम एक टॉपिक और समझेंगे, एक सिंपल सा टॉपिक समझेंगे, एंड मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो आज करवा दूं क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ऑलराइट, बात सुनो मेरी अब सब लोग। इन द केस ऑफ द प्रॉमिसरी नोट्स, कनिका अरोड़ा, प्रॉमिसरी नोट्स के केस में दो पार्टीज होती हैं, दो पार्टीज होती हैं। उन दोनों पार्टीज को हम क्या बोलते हैं? मेकर एंड पेई। इन द केस ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जब दो पार्टीज होती हैं तब ड्रॉयर और ड्रॉई कौन होगा?
ड्रॉयर वो होगा जो उस चेक जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिख रहा है, यानी कि सेलर जो आपको ये बोल रहा है, ऑर्डर कर रहा है कि मुझे ये पेमेंट करनी है। और ड्रॉई कौन होगा? बायर ऑफ द गुड्स। ऑल राइट, कनिका अरोड़ा क्लियर? वैलिडिटी कब तक होती है? वैलिडिटी जो उसके ऊपर लिखी होती है उसके अकॉर्डिंग होती है, उसमें अभी नहीं जाना। वो आप कोई भी डेट लिख दो उतनी होती है। चलो जी, एक सिंपल सा कंसेप्ट समझेंगे हम। अब मुझे ये बताओ, अगर किसको पैसे चाहिए अभी यहां पे, जल्दी जल्दी बताइए। पैसा कौन लिखेगा यहाँ पे? पैसा पैसा जो 2 बार लिखेगा उसको पैसा दूंगा अभी मैं। पैसा पैसा लिखो यहाँ पे। मुझे नहीं पैसा पैसा लिखना है। ऐश्वर्या वर्धन, इनका नाम बहुत बारी आ गया। नौमन खान, उर्वी कोटवाल, सुमित पंगाल, प्रभजोत कौर, इनका नाम नहीं आया कभी। प्रभजोत कौर को यहाँ पे पैसा पैसा की बात करते हैं हम। सी क्या हुआ, मेरा और प्रभजोत का एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका। हम दोनों का यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट। प्रभजोत ने मुझे गुड्स दे दिए, प्रभजोत ने मुझे गुड्स दे दिए, राइट। और मैंने इनको एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया। मैंने इनको एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया, यानी कि मैंने इनके साथ एक प्रॉमिस कर लिया कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा प्रॉमिसरी नोट्स के केस में? आई प्रॉमिस टू पे प्रभजोत ₹1000 और नीचे मैं अपने साइन कर दूंगा, नीचे मैं अपने साइन कर दूंगा। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? सही है, बिल्कुल ऐसा होगा कि नहीं होगा? आई प्रॉमिस टू पे प्रभजोत ₹1000। क्या इसमें कुछ गलत है अभी तक? क्या इसमें कुछ गलत है अभी तक? स्टैंप ड्यूटी दे देंगे नोमान खान, स्टैंप ड्यूटी के पीछे पड़ गया ये भाई। स्टैंप ड्यूटी तो पेड है, वो मान लो, इसमें कुछ गलत नहीं है ना। चलो, अगर अब हम बात कर रहे हैं कि हमने देखा कि सर ये पैसे का काम कर रहा है, कि ये एक पैसे की तरह काम कर रहा है, तो जब भी हम कोई नोट देखते हैं इस पे क्या लिखा होता है? इस नोट पे क्या लिखा होता है? आई प्रॉमिस टू पे बियरर ₹1000। जब भी आप कोई नोट देखते हो, कोई भी पैसे का नोट देखते हो, 100 रुपए का, 500 रुपए का, वहां पे वर्ड लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे बियरर। ये जो बियरर होता है ना, इसका मतलब होता है द पर्सन हु इज इन पोजेशन, पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ करेंसी नोट, करेंसी नोट, जिसकी भी पोजेशन में वो करेंसी नोट है, जिसकी भी पोजेशन में ये करेंसी नोट है, उस बंदे के पास उतने पैसे हैं, उस बंदे के पास उतने पैसे हैं। कभी भी अगर आपको कोई बंदा पेमेंट करता है, आपको जब वो पैसे देता है, क्या पैसे के पीछे आपका नाम लिखता है? क्या पैसे के पीछे या कहीं पे भी आपका नाम लिखता है? नोट पे आपका नाम नहीं लिखा होता ना। क्यों नहीं लिखा होता? क्यों नहीं लिखा होता? क्योंकि आरबीआई यहां पे क्या बोल रही है कि जो भी इस नोट की पोजेशन में होगा, जो भी बियरर होगा, उसको हम इतने पैसे देंगे। क्या बोल रहे हैं वो? जो भी बियरर होगा, आपको इस नोट के ऊपर नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो पता नहीं कितनी बार इधर उधर घूमेगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि जिसके पास भी ये पैसे होंगे, द पर्सन हु इज द बियरर ऑफ दिस करेंसी नोट, उसको हम उतने पैसे देंगे जो इस नोट पे लिखी हुई है। क्लियर हुई बात? क्या बात क्लियर हुई? यहां पे क्लियर हुई बात? बट जब भी हम प्रॉमिसरी नोट की बात करते हैं, जब भी हम प्रॉमिसरी नोट की बात करते हैं या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, इसमें रिपीट क्या करूं आकांक्षा सिंह? चलो एक बार ही करता हूं। टेल मी
अगर आपने किसी इंसान को कोई पेमेंट की है, अगर आप किसी इंसान को कोई पेमेंट करते हो, 500 रुपए का नोट उसको देते हो, तो क्या आप उस इंसान का नाम उस नोट पे लिखते हो? युक्ता टेल मी, आकांक्षा सिंह टेल मी। नहीं लिखते ना, नहीं लिखते ना। क्यों नहीं लिखते हो? क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि उस नोट पे क्या लिखा होता है? उस नोट पे क्या लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर ₹100। यही लिखा होता है बियरर, कि ये जो पैसे है वो किसको पे करने हैं? जिसकी भी पोजेशन में ये नोट होगा। इसका मतलब जब भी हमने मनी को आगे ट्रांसफर करना है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, पैसे के केस में हम कभी भी उसका नाम नहीं लिखते, क्योंकि पैसों के केस में आरबीआई ने हमें यह प्रॉमिस किया हुआ है, आरबीआई ने हमें यह नोट प्रॉमिस किया हुआ है कि जिसकी भी पोजेशन में वो होगा, द पोजेशन मतलब जो उसको बियर करता होगा, उसको हम उतना पैसा देंगे। क्लियर हुई बात? बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आकांक्षा, यू ऑल राइट, वेरी गुड। बट जब हम प्रॉमिसरी नोट की बात करें या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करें, क्या हम कभी भी ये लिख सकते हैं आई प्रॉमिस टू पे बियरर ₹100, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पे टू बियरर ₹100। प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में क्या हम कभी भी ये जो वर्ड है बियरर, ये यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बस यही डिफरेंस है। अगर हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये पावर दे देती कि आप घर बैठ के ये लिख लो कि आई प्रॉमिस टू पे बियरर ₹100, तो आपने पैसा ही बना दिया। वो प्रॉमिसरी नोट नहीं रहा, वो क्या बन गया? ये तो एक करेंसी नोट बन गया। और करेंसी नोट बनाने की पावर किसके पास है? किसके पास है? आरबीआई के पास है। पेएबल टू बियरर, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो कि पेएबल टू बियरर हो सकते हैं, यानी कि जिसकी भी पोजीशन में वो हुआ उसको पैसा मिलेगा, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही बना सकता है, उसी के पास पावर है। हमारे पास जो पावर है वो क्या है? हम एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम यहां पे लिखेंगे। हम यहां पे एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखेंगे, दैट आई प्रॉमिस टू पे प्रभजोत ₹1000। आई प्रॉमिस टू पे प्रभजोत ₹1000। यानी कि इस प्रॉमिसरी नोट से प्रभजोत के अलावा कोई भी और इंसान पैसा नहीं ले सकता। इस प्रॉमिसरी नोट के बिहाफ पे सिर्फ प्रभजोत ही ₹1000 ले सकता है। किससे? देव से। किससे ले सकता है? देव से ले सकता है। आरबीआई नहीं देगा। आरबीआई हमें क्या बोल रहे हैं कि आपस की, आप दोनों की बात है, क्रेडिट सेल हुई थी तो आप दोनों की बात है। आप ऐसा करो, आप यहां पे प्रभजोत का नाम लिख दो, स्टैंप ड्यूटी पे कर दो और नीचे अपना नाम लिख दो, आप उसको पेमेंट दे देना। बट अगर ये डॉक्यूमेंट नोमान के पास चला गया, अगर ये डॉक्यूमेंट नोमान के पास चला गया, तो क्या देव सर नोमान को पेमेंट करेंगे? नहीं करेंगे ना, बिकॉज
this instrument is payable to a specific person. Payable to specific person. और अगर हम बोलते हैं कि पेएबल टू बियरर, पेएबल टू बियरर, तो पेएबल टू बियरर का मतलब क्या होता है कि जिसकी भी पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट चला गया, जिसकी भी पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट चला गया, उस बंदे को पैसे मिल जाएंगे। बट अगर हम बात करते हैं पेएबल टू स्पेसिफिक पर्सन की, तो हमें उसका नाम लिखना पड़ता है, और इस तरह के डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं पेएबल टू ऑर्डर। पेएबल टू ऑर्डर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इनको हम बोलते हैं पेएबल टू ऑर्डर, और इनको हम बोलते हैं पेएबल टू बियरर इंस्ट्रूमेंट्स। पेएबल टू बियरर इंस्ट्रूमेंट्स। तो अब मुझे ये बताओ, प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बियरर है या फिर पेएबल टू ऑर्डर है? ऑलराइट प्रभजोत, प्रॉमिसरी नोट इज अ पेएबल टू ऑर्डर डॉक्यूमेंट। ये एक पेएबल टू ऑर्डर डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इस पे हमेशा एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिखना पड़ेगा। राइट, क्लियर हुई बात? अगर मैं बात करूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू ऑर्डर डॉक्यूमेंट है या फिर पेएबल टू बियरर डॉक्यूमेंट है? पेएबल टू ऑर्डर डॉक्यूमेंट है। पेएबल टू ऑर्डर डॉक्यूमेंट है। क्लियर हुई बात? और क्यों है? क्यों है? क्योंकि आरबीआई का सेक्शन नंबर 31 हमें यह बोलता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बियरर नहीं हो सकता। पेएबल टू बियरर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने ये पावर आपको दे दी कि पेएबल टू बियरर इंस्ट्रूमेंट आप घर पे बना सकते हो, तो हम सब लोगों को बाहर जाके कमाई करने की जरूरत नहीं थी। अगर आरबीआई आपको ये पावर दे देता कि आप घर बैठ के अपने पैसे बना सकते हो, तो क्या आप जुडिशरी की तैयारी करने आते? आप घर बैठ के नोट ना छापते, नोट छापते उसके बाद घूमने जाते कि चलो जी हमें तो पैसे बनाने की पावर मिली हुई है। राइट, इसीलिए पेएबल टू बियरर इंस्ट्रूमेंट की पावर सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है, और पेएबल टू ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में हम सब लोग बना सकते हैं। क्लियर हुई बात? चलो, बस एक लास्ट चीज आपको बता देता हूं। अगर हम बात करें चेक्स की, तो चेक्स के केस में चेक्स को इशू कौन करता है? बैंक। चेक्स को इशू कौन करता है? बैंक। तो बैंक जब होता है तो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, बैंक के ऊपर आरबीआई भी होता है, एक रेगुलरी बॉडी है। कोई भी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जितने भी बैंक हैं सबकी एक रेगुलेटरी बॉडी है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो बैंक के केस में, जब चेक्स के केस में, चेक्स यहां पे पेएबल टू बियरर भी हो सकता है और पेएबल टू ऑर्डर भी हो सकता है। पेएबल टू ऑर्डर भी हो सकता है चेक्स के केस में, क्योंकि चेक्स के केस में आप दो पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है। चेक्स के केस में बैंक भी इन्वॉल्व है और बैंक के ऊपर आरबीआई है। राइट, उस केस में पेएबल टू बियरर एक चेक भी आप काट सकते हो। बट अगर हम बात करें प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जहां पे बैंक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आरबीआई की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां पे वो पेएबल टू ऑर्डर ही होगा।
वहां पे वो हमेशा हमेशा पेएबल टू ऑर्डर ही होगा। ऑल क्लियर? चलो जी, पेई का नाम तो आप लिखते ही हो, बट बैंक के चेक्स के केस में ड्रॉई कौन होता है? नोमान खान बताइए मुझे, चेक्स के केस में ड्रॉई कौन होता है? टेल मी एवरीवन, पैसा कौन देता है चेक्स के केस में? बैंक देता है। तो जब बैंक ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इसीलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अलाउ करता है कि चेक्स के केस में वो पेएबल टू बियरर भी हो सकता है। इसीलिए आपके पास कोई चेकबुक जब होती है तो आपके घर वाले ये नहीं बोलते कि अपनी चेकबुक को संभाल के रखो, क्योंकि अगर आपका चेक पेएबल टू बियरर है, पेएबल टू बियरर है मतलब कि जिसके पास भी वो चेक गया वो आपके बैंक से जाके पैसे ले सकता है, तो वो एक रिस्की चेक माना जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि अपनी चेकबुक को संभाल के रखो, कोई गुम ना कर, कोई आपकी चेकबुक को चुरा के ना ले जाए, क्योंकि अगर वो पेएबल टू बियरर चेक है तो कोई भी इंसान क्या करेगा? वो अपना नाम लिखेगा उसके ऊपर। बियरर चेक किया तो नाम लिखने की जरूरत भी नहीं है, वो आपके साइन कर देगा फर्जी नीचे और बैंक में जाएगा और पेमेंट ले लेगा जाके, और बैंक उसको पेमेंट देगा भी, क्योंकि पेएबल टू बियरर चेक है। इतनी डिटेल में मत जाओ, जाना चाहता ही नहीं हूं मैं, बस इतना समझो क्या प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स क्या होते हैं। लास्ट टाइम, आखिरी 2 मिनट की क्लास आपकी बची है आज, बात करता हूं मैं सिंपल सी। प्रॉमिसरी नोट के केस में प्रॉमिस करता है, मेकर के ऑर्डर करता है? आप लोग मुझे बताओगे। प्रॉमिसरी नोट्स के केस में मेकर प्रॉमिस करता है कि ऑर्डर करता है पेमेंट करने का? मेकर प्रॉमिस करता है पेमेंट करने का पेई को। वेरी गुड। प्रॉमिसरी नोट के केसेस में कितनी पार्टीज होती हैं? प्रॉमिसरी नोट के केस में कितनी पार्टीज होती हैं? 2 पार्टीज होती हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में कितनी पार्टीज होती हैं? आकांक्षा सिंह, वेरी गुड। 2 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं। 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। वेरी गुड एवरीवन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में पार्टीज कौन कौन सी होती हैं? ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। वेरी गुड। चेक्स के केस में कितनी पार्टीज होती हैं? चेक्स के केस में कितनी पार्टीज होती हैं? अगेन 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई एंड पेई। चेक्स के केस में ड्रॉई हमेशा कौन होता है? चेक्स के केस में ड्रॉई हमेशा कौन होता है? बैंक होता है। वेरी गुड एवरीवन। बैंक इज द ऑलवेज द ड्रॉई इन द केस ऑफ द चेक्स। इन तीनों में से ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो पेएबल टू ऑर्डर है? आंसर सोच समझ के देना। पेएबल टू ऑर्डर डॉक्यूमेंट इन तीनों में से कौन सा है? वेरी गुड विजेता। पेएबल टू ऑर्डर तीनों में से कौन सा है? अभी तक सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर सही है, हर्षदा का सही है आंसर। सोचो। जयती घोष का आंसर सही है, नौमांग खान का आंसर सही है। पेएबल टू ऑर्डर, क्या पेएबल टू ऑर्डर यानी कि स्पेसिफिक पर्सन प्रॉमिसरी नोट भी होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी होता है और चेक्स भी हो सकते हैं, और चेक्स भी हो सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, तीनों के तीनों डॉक्यूमेंट्स पेएबल टू ऑर्डर हो सकते हैं। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात सबको? ये प्रॉमिसरी नोट भी हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है और चेक्स भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में बार बार पूछा जाता है। बट उसी केस में अगर मैं पूछूं आपसे कि अमंग दीज 3 कौन सा डॉक्यूमेंट यहां पे पेएबल टू
बियरर डॉक्यूमेंट है। कौन सा डॉक्यूमेंट यहां पे पेएबल टू बियरर डॉक्यूमेंट है? क्या प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बियरर है? नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी नहीं है। द आंसर इज ओनली चेक्स। ओनली चेक्स। ऑल राइट देन, वी आर डन विद द टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी।